कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म। कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म। नंद किशोर सिंह इंटर वाले रामपुर माझा गाजीपुर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। संधि विषय पर चर्चा चल रही है और पिछली कक्षा में जो है चरत्व संधि और अनुनासिक संधि पढ़ा गया था। इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो कहा चरत्व संधि, तो कहा चरत्व संधि उसे कहते हैं कार्य जब किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऊष्म के बाद अगर पहला और दूसरा वर्ण आता है तो पूर्व वाले के स्थान पर इसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाए। तो कहा जैसे उ, द, धन, था, न। तो उद जो है अपने वर्ग का चौथा अक्षर है तीसरा, और थान जो है अपने वर्ग का चौथा अक्षर है दूसरा। तो कहा कि जब तीसरे के बाद दूसरा आया तो तीसरे के स्थान में क्या होगा? पहला। तो यह द है तो द का पहला, तो का थ, द, ध, न। तो इसका पहला वर्ड क्या होगा? थ। त होगा। अब ये त होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? उ, था, न। तो कहा कि चरत्व संधि करने वाला सूत्र है खरी च। तो आपसे प्रश्न पूछेगा चरत्व संधि सूत्र क्या है, तो आप बोलेंगे खरी च। और कहा कि इसका नियम क्या है, तो कहा कि किसी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऊष्म के बाद अगर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण आ जाए तो पूर्व वाले के स्थान पर ए पहला हो जाए। जैसे उद्दंत थान बराबर उत्थान, या आपसे पूछेगा उद्दंत थान बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे उत्थान, या बोलेगा कि उत्थान का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बोलेंगे उद्दन थान। फिर उसके बाद कहा अनुनासिक संधि। तो वह अनुनासिक संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो कहा यरो अनुनासिके अनुनासिके वाह। तो कहा कि यह जो है किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद अगर जो है पांचवा वर्ण आता है तो पूर्व वाले के स्थान पर अनुनासिक, तो यहाँ पर जो है इसी वर्ग का क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो कहा जैसे ज, ग, त, ध, न, थ। तो यहाँ पे त है, त किसी वर्ग का है, का त, थ, द, ध। तो पहला वर्ण आया। और नाथ तो कहा पंचम वर्ण आया। तो कहा इसके स्थान पे क्या होगा? इसी वर्ग का पंचम अक्षर होगा। तो त का पंचम अक्षर क्या है? तो कहा त, थ, द, ध, न। तो 1 2 3 4 5। तो यह आया न। तो आप यहाँ क्या बनाएंगे? न। इस तरह से आपका क्या बनेगा? जगन ना थ। उसी तरह से वांग क धन मय। तो वाक काक क ख ग घ अंग। तो और मय में तो का प फ ब भ म। तो कहा कि 1 2 3 4 5। यहाँ 5 आया तो यहाँ 5 आ गया। और यहाँ पे क है तो 1 2 3 4 5। तो ये क है तो यहाँ पर क आ गया। तो कहा कि अब इसके स्थान पर जो है पंचम करना है। तो इस क का पंचम अक्षर क्या है? अंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंग। तो ये हो जाएगा वांग, वांग म य। इस तरह से आप जो है ये दो संधियां कल पढ़ चुके थे। तो कहा अनुनासिक संधि करने वाला सूत्र क्या है? यरो अनुनासिक अनुनासिके वाह। और कहा कि जगत धननाथ बराबर क्या होगा? या जगन्नाथ का संधि, जगत धननाथ का संधि क्या होगा? तो जगन्नाथ। और कहा कि वाक्यमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कहा वाक धन मय। इस तरह से ये दोनों संधियां कल पढ़ चुके थे। अब अगली संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि कक्षा 10 का इंपॉर्टेंट संधि है। यह हर साल पूछा जाता है।
का अनुस्वार संधि सूत्र क्या है? तो आप बोलेंगे मो अनुस्वार। तो कहा मो अर्थात म धन अनुस्वार। तो कहा मह, कहा म के स्थान पर अनुस्वार मतलब होता है अनुस्वार हो जाए। तो कहा कि अनुस्वार संधि ये कहता है कि म के स्थान पर अनुस्वार हो जाए। तो कहा कि जब, तो नियम क्या है? कहा कि जब म के बाद कोई व्यंजन आता है, व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि म जब होता है, म के बाद जब कोई व्यंजन आता है तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो कहा जैसे सम धन वाद, तो यहाँ पर म है और यहाँ पे क्या है? वा है। तो म क्या है? म के स्थान पर अब म के स्थान क्या होगा? अनुस्वार। तो कहा कि म के स्थान पर अनुस्वार क्या होगा? तो कहा कि व्यंजन परे रहने पर, तो कहा जब म के बाद कोई व्यंजन आए तो यहाँ म आया और इसके बाद क्या आया? व्यंजन आया, और तो म के स्थान में क्या होगा? अनुस्वार। तो इस म के स्थान में क्या होगा? अनुस्वार। तो ये हो जाएगा संवाद। इसी तरह से सम धन योग, तो म के बाद यह क्या है? व्यंजन है। तो इस म के स्थान पर क्या होगा? अनुस्वार। तो ये होगा आपका संयोग। तो कहा कि जब म के बाद कोई व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाए। का सम धन योग बराबर सम धन वाद बराबर संवाद और सम धन योग बराबर संयोग। इस तरह से यह जो आपका अनुस्वार संधि है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बोलेंगे समधन वाद। और कहा कि अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है? तो मो अनुस्वार। या पूछेगा कि मो अनुस्वार किस संधि का सूत्र है? तो आप बोलेंगे अनुस्वार संधि का। इस तरह से आपका अनुस्वार संधि हुआ। फिर उसके बाद अगला संधि है आपका परसवर्ण संधि। अगली संधि आपकी क्या है? परसवर्ण संधि। यह भी कक्षा 10 का इंपॉर्टेंट संधि है। तो कहा कि अनुस्वारस्य, अनुस्वार का यही अर्थात यही प्रत्याहार पदे रहने पर अर्थात उष्म को छोड़कर सारे व्यंजन आए तो परस वर्ण अर्थात उसका परस वर्ण अर्थात पर वाला वर्ण हो जाए। तो कहा इस संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको अनुस्वार संधि को भली भांति समझना पड़ेगा। तो अनुस्वार संधि क्या कहता है कि जब म के बाद व्यंजन आए, तो कहा कि म के बाद जब व्यंजन आता है तो व्यंजन के म के स्थान पर आपका क्या होगा? अनुस्वार होगा। यह आपका बोलता है अनुस्वार संधि। इतना क्लियर? फिर उसके बाद कहता है कि परसवर्ण क्या है? तो परसवर्ण यह कहता है कि जब आप म के स्थान पर अनुस्वार करेंगे, जब आप म के स्थान में क्या करेंगे? अनुस्वार करेंगे, तो इसके बाद अगर जो है स्पर्श व्यंजन आता है, क्या आएगा? स्पर्श व्यंजन आएगा, तो इस अनुस्वार की जगह पर इस स्पर्श व्यंजन का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण होगा। तो कहा जैसे, तो कहा कि ग म धन गा, तो यहाँ पर क्या आया? म और यहाँ पे क्या आया? ग। तो म के बाद यहाँ पे क्या आया? व्यंजन। तो इस म के बाद जो है यहाँ पे क्या आया?
व्यंजन, तो इस म के स्थान पर पहले क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। अनुस्वार हो गया, अनुस्वार। अब इसके बाद क्या है आपका व्यंजन, और यह व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन तो कहा क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण आते हैं वह क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इस स्पर्श व्यंजन आया, तो अब इस अनुस्वार के जगह पर, इस अनुस्वार की जगह पर क्या होगा, परस वर्ण का, अर्थात इस स्पर्श व्यंजन का अनुनासिक वर्ण होगा। तो यहाँ पर क्या आया, म के स्थान पर अनुस्वार आप कर दिए। अब इसके बाद ग आया, तो इस ग का अनुनासिक वर्ण क्या है, पंचम वर्ण क्या है, तो कहा अंग। तो यहाँ पर इसका जो है परस वर्ण यहाँ पर क्या होगा, अंग। तो ए आपका बनेगा गंगा। इसी तरह से शान म धन त, तो मां के स्थान पर अनुस्वार, तो ए बनेगा आपका शान त। अब अनुस्वार के बाद क्या है, त स्पर्श व्यंजन है, तो इस त का अनुनासिक वर्ण क्या है, न। तो इसका परस वर्ण यहाँ होगा, तो ये बनेगा शान त। इस तरह से आपका परस वर्ण संधि होगा। तो कहा कि परस वर्ण संधि, तो कहा कि परस वर्ण संधि हमेशा जो होता है अनुस्वार की जगह पर ऊपर वाले व्यंजन का अनुनासिक वर्ण होता है। अगला संधि आपका है विसर्ग संधि। तो हम लोग शुरू में पढ़ा गया था कि संधि जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि और विसर्ग संधि पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अब अगला संधि है विसर्ग संधि संधिवेद में। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो या किसे कहा जाता है, तो कहा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो कहा कि अगर विसर्ग के बाद स्वर आए या तो व्यंजन आए, तो जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो कहा जैसे कहा न मह धन ते, तो कहा कि विसर्ग है और इसके बाद यह त है, तो त क्या है, व्यंजन है। तो इस विसर्ग के स्थान में क्या होगा, श होगा, और यह आपका बनेगा नमस्ते। इस तरह से इसे जो है विसर्ग संधि कहेंगे। फिर कहा एक निह धन छल, तो अब विसर्ग के बाद क्या आया, व्यंजन। तो इस विसर्ग के स्थान में क्या होगा, श। तो कहा निश छल, तो इस तरह से क्या बनेगा आपका विसर्ग संधि। तो कहा कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो कहा जैसे नमः धनते बराबर नमस्ते, निह धन छल बराबर निश्चल। तो अगली कक्षा में जो है विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे।